हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग पे। उससे पहले हम रिव्यूज़ देख लेते हैं मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, और उसके बाद में मैंने बताया था विद्युत फ्लक्स के बाद में हमारा सतत आवेश वितरण था। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का था: रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। और तीनों के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने कैलकुलेट कर ली थी। और उसके बाद में गाउस का नियम हो गया था और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी मैंने बता दी थी। गाउस नियम का जो व्युत्पत्ति भी कर दी थी, गाउस नियम भी हो गया था और उसकी व्युत्पत्ति हमने देख ली थी। अब देखिए, आज हम बात करेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग पे। तो ये 5 या 6 अनुप्रयोग हैं और इन 5 या 6 में 2 या 3 अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो अनुप्रयोग है जो आज हम बात करेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग है। उससे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये जो 5 या 6 अनुप्रयोग हैं इनमें से 4 नंबर का क्वेश्चन इसी में से, इन्हीं अनुप्रयोगों में से आएगा। एक क्वेश्चन जो आएगा 4 नंबर का, जो बड़ा क्वेश्चन होगा, वो इन्हीं अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, 4 नंबर का बनेगा, वो क्वेश्चन भी कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। इसलिए ये इम्पोर्टेंट जो ये सेशन होने वाला है, इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये 6 अनुप्रयोग बताऊंगा कंटिन्यू, 5 या 6 जितने भी हैं, तो इनको सुनिएगा। और इन सभी जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उनकी सबकी जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इमीडिएटली। वैसे अभी तक जितना पढ़ा है उसकी ये PDF आपको मिल जाएगी और आगे से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको PDF मिलती रहेगी। जैसे मैं आज ये पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ा दूंगा, और पढ़ाने के बाद में तुरंत आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप उस ग्रुप में देख लेना, ठीक है। तो देखिए, आज सबसे पहले हम बात करेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग। और गाउस नियम के अनुप्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट जो अनुप्रयोग है वो अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए देखिए इसको कैसे हम इसमें विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो इसमें गॉस लॉ यूज करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ का मतलब गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गॉस लॉ तो यूज करना ही करना है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने की जरूरत पड़ती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम एक अनंत रेखीय आवेशित तार ले लिया। ये दिख रहा है अनंत रेखीय आवेशित तार, उसका एक भाग लिया है, पूरा अनंत लंबा नहीं लिया है। अनंत रेखीय आवेशित तार का एक छोटा सा भाग AB, एक भाग ले लिया AB। तो ये दिख रहा है जो कि क्या है? धनावेशित है। देखिए, एक समान और सतत रूप से क्या है? आवेशित भी कैसा है? धनावेशित है। तो ये तार का एक भाग है AB है, ये बात याद रखिएगा। जिसका रैखिक आवेश घनत्व कितना है? इसका रैखिक आवेश घनत्व है लैम्डा। रैखिक आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? यहाँ एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है वो होता है रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। और इस तार के मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O से और लंबवत दूरी R पर विद्युत, लंबवत दूरी देखो, ये लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा दोनों देखनी है हमें, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा दोनों देखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? O से स्मॉल l दूरी ऊपर और O से स्मॉल l दूरी नीचे अल्पांशों की कल्पना करेंगे। 2 अल्पांशों की कल्पना करेंगे। एक तो अल्पांश A हो गया और दूसरा अल्पांश हो गया A'। तो 2 अल्पांशों की कल्पना कर ली, एक तो A और दूसरा हो गया हमारा A'। और ये दोनों के दोनों समान लंबाई के हैं, ये मतलब समान साइज के हैं, ये समान लंबाई के हैं दोनों के दोनों अल्पांश। तो इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? धनावेश से दूर, यानी इस पॉइंट से दूर। ये रहा इस अल्पांश के कारण, देखो A के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धनावेश से दूर। तो ये हो गया धनावेश से दूर। इसी प्रकार से यहाँ इस A' के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखो ये D, ये हो गई, ये A की वजह से, तो ये हो गई D, और इस A' की वजह से ये हो गई दिशा। अब देखिए, हमें तो ज्ञात करनी है परिणामी दिशा, विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा ज्ञात करनी है। तो परिणामी दिशा क्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस D को, यानी ये जो विद्युत क्षेत्र DE है, इसको हम घटकों में वियोजित करेंगे। घटकों में क्या करेंगे? वियोजित करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए देखिए, ये थीटा कोण है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ से कितना, ये जो लाइन है कितना एंगल बनाती है? थीटा। तो ये नीचे वाली भी कितना बनाएगी? थीटा। तो इसी प्रकार से ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। और ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। मतलब लाइन के एक और बने कोण है ये। तो ये ध्यान रखिएगा।
अब हम इसको क्या करेंगे, घटकों में विभाजित करेंगे। विद्युत क्षेत्र डीई को क्या करेंगे, घटकों में विभाजित। क्षैतिज, देखिए ये थीटा इस क्षैतिज लाइन के साथ है, तो क्षैतिज घटक तो क्या हो जाएगा इसका, डीई कोस थीटा के रूप में आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र डीई का डीई कोस थीटा। और ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर यानी वर्टिकली परपेंडिकुलर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ऊर्ध्वाधर, इस ये जो लाइन है ये ऊर्ध्वाधर घटक को शो करेगी। तो इसका मतलब ऊर्ध्वाधर घटक में क्या होता है, साइन कंपोनेंट आता है। तो विद्युत क्षेत्र का यहाँ घटक कौन सा बनेगा, डीई साइन थीटा बनेगा, डीई साइन थीटा। ये तो हो गया क्षैतिज लाइन के साथ थीटा कौन बना हुआ ना, तो ये क्षैतिज घटक हो जाएगा डीई कोस थीटा। और ये डीई कोस थीटा, तो ये वर्टिकली लाइन जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, तो ये कौन सा कंपोनेंट बनाएगी विद्युत क्षेत्र का, डीई साइन थीटा। इसी प्रकार से देखिए इस थीटा के लिए देख लेते हैं। देखो ये डी, इस डी की बात कर ली, इस विद्युत क्षेत्र डी की बात हमने कर ली, अब इसकी बात और करनी है। तो इसकी बात करोगे तो इसका क्षैतिज घटक तो ये आ जाएगा, ये हो गया हमारा क्षैतिज घटक। क्या है ये, डी कोस थीटा। तो वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा, ये जो कि क्या होगा, डी साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको घटकों में विभाजित कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, घटकों में विभाजित कर देंगे। और इसमें डीई को साइन थीटा और डीई साइन थीटा दोनों घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे। और डीई कोस थीटा दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाते हैं, जिससे ये शो होता है, ये प्रदर्शित होता है कि विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा इस तार के लंबवत या फिर ओपी के अनुदिश होती है, ओपी के अनुदिश। और ये डायरेक्शन हमें डीई कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से ही मिलती है। विद्युत क्षेत्र का घटक डीई कोस थीटा के कारण ही हमें यह विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा प्राप्त होती है, जो कि किधर होती है, ओपी के अनुदिश या फिर तार के लंबवत प्राप्त होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें थी। अब इसके बाद में हमें निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। स्मॉल आर त्रिज्या और स्मॉल एल लंबाई की एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। मैंने बताया था, मैंने गाउस नियम के कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बताए थे, उसमें मैंने कहा था एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ यूज करेंगे। और वो कहाँ यूज करेंगे, गाउस नियम के अनुप्रयोग में। तो वो गाउस नियम के अनुप्रयोग में जो हम काल्पनिक पृष्ठ यूज करेंगे, उस काल्पनिक पृष्ठ का नाम है गाउसीय पृष्ठ। तो यहाँ गाउसीय पृष्ठ मैंने वहां बताया भी था, एक तो गोलीय गाउसीय पृष्ठ और दूसरी हम यूज करेंगे यहाँ बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। तो यहाँ देखिए बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, स्मॉल आर त्रिज्या और स्मॉल एल लंबाई की एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। और बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना की। और जिसका जो अक्ष है, वो ये जो अक्ष है, ये जिसका अक्ष कहाँ है, जिसकी अक्ष पर क्या है, आवेशित तार स्थित है। ये अक्ष है, इस बेलन की या बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की ये क्या है, अक्ष है। और इसी अक्ष पर क्या है, हमारा आवेशित रेखीय आवेशित तार स्थित है। तो हमें क्या देखना है, इस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा जो परिबद्ध आवेश होगा वो कितना होगा। तो गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा हमारे पास समेशन क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल होगी, समेशन क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल होगी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये आपको पता है ये कहां से है, चूंकि आपको पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, देखिए लैम्डा बराबर होता है कितना, क्यू अपॉन एल। तो यहाँ क्यू बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू एल। तो समेशन क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल हो जाएगा। तो इस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा लैम्डा एल, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद में देखिए विद्युत फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमें इस पूरी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी। ये फ्लक्स की डेफिनेशन से होता है मैथमेटिकली, ये हमारा फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट डी के रूप में, समाकलन है ये, ठीक है। तो अब देखिए ये जो गाउसीय पृष्ठ है, इस पूरी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना, निर्गत जो फ्लक्स होगा वो ज्ञात करना है। तो ये गाउसीय पृष्ठ 3 पृष्ठों से मिलकर बनी हुई, एक S1, S2 और तीसरी हो गई यहाँ S3। ये पृष्ठ हो गई हमारी S3 पृष्ठ। 3 पृष्ठ होंगे इसमें, एक S1, S2 और तीसरी S3। तो S1 और S2 तो वृत्तीय पृष्ठ होंगी और S3 क्या होगी, यहाँ वक्राकार पृष्ठ होती है, ये वक्राकार पृष्ठ होती है। तो यहाँ पर इसी S1 पृष्ठ की बात करें तो इस S1 पृष्ठ से फ्लक्स कितना निर्गत होगा, S2 से कितना होगा, S3 से कितना होगा। तो तीनों पृष्ठों से निर्गत जो फ्लक्स होगा उनका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। मतलब S1 से निर्गत फ्लक्स, S2 से निर्गत फ्लक्स और S3 से निर्गत फ्लक्स, तीनों का क्या करना है, यहाँ पर योग करना है। तो अब देखिए 3 पृष्ठों से विभाजित करेंगे इस गाउसीय पृष्ठ को, पूरी गाउसीय पृष्ठ को। तो यहाँ पहली S1 देखिए, इसमें मैंने एक अल्पांश की कल्पना कर ली,
अल्पांश क्षेत्रफल डीए की कल्पना कर ली, जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा डीए, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तार के लंबवत। तो ई और डीए के बीच में कोण कितना है, 90। इसी प्रकार से दूसरी वृत्तीय पृष्ठ है, इसमें भी देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा तो वही तार के लंबवत है, डीए क्या है, ये क्षेत्रफल अल्पांश लिया इसमें, क्षेत्रफल अल्पांश और इसके लंबवत क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। दोनों के बीच में कोण कितना है, 90। थीटा कितना है, इसमें भी 90, S1 पृष्ठ के लिए भी 90 और S2 पृष्ठ के लिए भी 90। S3 के लिए देखिए ये वक्राकार पृष्ठ है, इसमें हमने एक अल्पांश लिया, क्षेत्रफल अल्पांश, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत, तो ये हो गया डीए। और विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत होता ही है, तो ये हो गया यहाँ ई। ठीक है, तो ई और डी दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये चीजें, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम आगे फ्लक्स निकालेंगे तो इनकी जरूरत पड़ने वाली है वहां पर। अब देखिए नेक्स्ट आगे देखिए, हाँ देखिए संपूर्ण जो गाउसी पृष्ठ है, संपूर्ण जो गाउसी पृष्ठ है, इस गाउसी पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम बेलनाकार गाउसी पृष्ठ को 3 भागों से विभाजित करेंगे। अभी बात की एक S1 वर्ताकार, दूसरी भी वर्ताकार है S2 बेलनाकार भाग है एक S3, और अब अतः निर्गत फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर S1 के लिए ई डॉट डी, इसी प्रकार से S2 के लिए, S3 के लिए, तीनों के लिए क्या कर देंगे हम, फ्लक्सों का योग कर देंगे, S1 वाला फ्लक्स, फिर S2 का फ्लक्स और फिर S3 का फ्लक्स। तो तीनों का हम क्या कर देंगे यहाँ पर, योग प्लस कर देंगे, तीनों का टोटल फ्लक्स आ जाएगा, पूरी गाउसी पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स आ जाएगा योग करते ही। अब यहाँ पर एंगल मैंने बता दिया था S1 S2 के लिए क्या है, देखिए डॉट प्रोडक्ट है, ये अदिश गुणनफल है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ईडीए कोस थीटा, और ये भी क्या होगा, ईडीए कोस थीटा। S1 और S2 वृत्तीय जो पृष्ठ है उनके लिए देखिए ई और डीए दोनों क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र ई और ये क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर इन थीटा बराबर 90 होता है, तो 90। और S3 बेलनाकार पृष्ठ के लिए ई और डीए दोनों क्या पैरेलल है, थीटा बराबर 0, कहने का मतलब दोनों के दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो जिससे क्या बन जाएगा, यहाँ थीटा की जगह 90 करेंगे, कोस 90, यहाँ भी 90 करेंगे, S3 के लिए 0 करेंगे। तो कोस 90 का मान आपको पता है कितना होता है, 0 होता है, और कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो पहले वाले दोनों तो 0 गए, पहले दो पार्ट, पहला पार्ट ये, दूसरा ये, तो ये दोनों तो 0 जाएंगे, कोस 90 का मान 0 होते ही, और ये यहाँ पर आई जाएगा कोस 0 का मान 1, तो यहाँ समाकलन ई डॉट डी ए, S3 पृष्ठ के लिए समाकलन ई डी ए क्या होगा, यहाँ ई डी ए होगा। अब देखिए इसके बाद में फाई बराबर, ये ई को हम बाहर निकाल लेंगे, क्यों निकाल लेंगे ई को बाहर समाकलन से, क्योंकि ई क्या हो गया, कांस्टेंट क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पूरी जो बेलनाकार पृष्ठ है उस पृष्ठ के हर बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान नियत होता है। बेलनाकार पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, नियत होता है, इसीलिए ई कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, समान होगा, और उसको हम क्या निकालेंगे, समाकलन से बाहर निकाल लेंगे। ये समाकलन से बाहर आ गया, और ये समाकलन डी ए क्या होता है, S3 का हम समाकलन, देखिए S3 पृष्ठ के लिए समाकलन करेंगे, किसका, डीए का समाकलन करेंगे, S3 पृष्ठ के लिए डीए का पूरे का समाकलन करेंगे। तो डीए कौन सी है, S3 पृष्ठ कौन सी है, S3 वक्राकार पृष्ठ है, S3 बेलनाकार भाग है या वक्राकार पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो S3 समाकलन डीए बराबर होता है 2πRL, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह समाकलन डीए की जगह हम क्या रख देंगे, 2πRL लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3 हो गया इस प्रकार से, फाई बराबर ई क्रॉस ई इंटू 2πRL इस प्रकार से। अतः गाउस का नियम क्या होता है, क्योंकि हम गाउस नियम अनुप्रयोगी तो पढ़ रहे हैं, तो अतः गाउस नियम से देखिए, गाउस नियम से फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समीकरण इस गाउस नियम में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 से क्या करेंगे, समीकरण 4 में, ये समीकरण 4 हो गया, तो समीकरण 4 में मान रखेंगे 1 और 3 से। तो समीकरण 1 का हमारा, समीकरण 1 जो पहले हमने लिखा था समेशन क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल था, तो समेशन क्यू की जगह तो हम क्या लिख देंगे, लैम्डा एल लिख देंगे यहाँ, तो लैम्डा एल लिख देंगे यहाँ पर, देखिए लैम्डा एल लिखा हुआ है। और फाई बराबर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से ई क्रॉस ई इंटू 2πRL, तो ये रख दें, एल से एल कट जाएगा, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, यहाँ से ई बराबर लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। या ई बराबर क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देना, तो इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये हो गया समीकरण 5। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, किसके कारण, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो ये आपको ये फॉर्मूला है, ये व्यंजक आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइंड अप करना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन निकालना पड़ेगा। समीकरण 5 या 4 से क्या स्पष्ट हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी r,
दूरी आर के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और दूसरा क्या संबंध निकल के आ रहा है यहाँ से, ई समानुपाती लैम्डा, ई समानुपाती लैम्डा, यानी कि यहाँ ये रेखीय आवेश घनत्व बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो इन दोनों के लिए ग्राफ शो किया मैंने, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ई यानी दूरी आर बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, लैम्डा बढ़ेगा, रेखीय आवेश घनत्व बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगला अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।